अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि बायोलॉजी की डिटेल जब हम बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं तो ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम दैट साइंटिस्ट यूज टू ऑर्गेनाइज लिविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्ट टू द लार्जेस्ट पार्ट। इसका ये मतलब है कि बायोलॉजी में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उनकी एक लेवल रखी गई है। ठीक है, जैसे सेल की अपनी लेवल है, मॉलिक्यूल की अपनी लेवल है, टिश्यू की अपनी लेवल है, बायोस्फीयर जो है उसकी अपनी लेवल है, इकोसिस्टम की अपनी लेवल है। यानी हम किसी को किसी में ऐड नहीं कर सकते, हर एक को अलग अलग पढ़ते हैं, उसकी अपनी अपनी जो है वो लेवल्स होती हैं और वो लेवल्स बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और वो लेवल कहाँ से शुरू होती है? स्मॉलेस्ट पार्ट टू द लार्जेस्ट पार्ट। अब स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो सब एटॉमिक है। ठीक है, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम बायोलॉजी में हम जो है ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट पार्ट जो है इसका वो जो है वो बायोस्फीयर है। ठीक है, अब हम जब पढ़ने जाएंगे डिटेल में तो वो हम स्मॉलेस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स जाएंगे, यानी जो है स्मॉलेस्ट पार्ट टू लार्जेस्ट पार्ट जाएंगे। ठीक है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने से पहले हम उसकी जो हमारे बुक में भी लिखा हुआ है, जो है पंजाब टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, उसको हम थोड़ा सा खोल दें कि उसमें थोड़ी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज की तरह वो बताई गई हैं और वो हमें बहुत काम आएंगी एमसीक्यूज हल करने के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे जो है वो ये कहा जाता है कि जिंदगी गुजारने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो हमें एटम्स एनर्जी देते हैं। और एटम्स कहाँ, एटम्स को बनाने वाली चीज क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स जब पढ़ेंगे हम, एलिमेंट्स नेचुरल अकरिंग होते हैं। ठीक है, और जब नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स देखेंगे हम जो कि एटम्स बना के एनर्जी रिलीज करके जिंदगी को एक जन्म देते हैं, तो नेचुरल अकरिंग जब एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो 92 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि इस अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, इस बायोस्फीयर में मौजूद है, इस दुनिया में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज है। ठीक है, टोटल हमसे एलिमेंट्स भी पूछ सकते हैं और हमें बायो एलिमेंट्स भी पूछ सकते हैं। 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं और वो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद 6 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको हम मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जिनका टोटल मास जो है ह्यूमन का वो 99% बना हुआ होता है उन 6 एलिमेंट्स से। अब जब हम 90 जो है बायो एलिमेंट्स पढ़ेंगे, 16 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इनको 2 कैटेगरी सेपरेट किया गया हुआ है, एक मेजर एलिमेंट्स एंड एक माइनर एलिमेंट्स जो हो गए। अब मेजर एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमें जो उनकी परसेंटेज भी दी गई हुई है और वो काम के। और माइनर एलिमेंट्स भी हैं, जिंक हो गया, जिंक के जो है ट्रेसेस हो गए, उसके अलावा क्लोरीन हो गई, और जो है और भी बहुत सारे जो हैं वो जैसे सल्फर हो गया, ऐसे जो है वो माइनर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे मेजर एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स में आ जाए तो ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाती है, उसके बाद नाइट्रोजन आ जाता है, उसके बाद कैल्शियम आ जाता है, उसके बाद फास्फोरस आ जाता है। ठीक है, अब हमारी बुक में इनकी परसेंटेज भी दी गई हुई है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दो बार एमसीक्यूज आए भी हुए हैं एमडी कैट के पेपर में। तो ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और एमडी कैट के लिए भी। तो हम पहले ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दी गई हुई है वो 65%। अब ये 99% जो है ना टोटल मास ऑफ ह्यूमन बनाते हैं, वो ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं, उनकी
99% जो है वो परसेंटेज भी डिटेल में पढ़ते हैं। कार्बन की जो परसेंटेज दी गई है वो 18% है, और हाइड्रोजन की बात की जाए तो 10% इस हाइड्रोजन की है। नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है वो 3% दिया गया हुआ है। कैल्शियम की बात की जाए तो वो 2% है, और फास्फोरस की बात की जाए तो वो 1% मौजूद है। अब ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की, ठीक है। आप ये 3 याद कर लें। बेहतर तो यही है कि आप ये सारी 6 के 6 जो है एलिमेंट्स उनकी परसेंटेज याद कर लें। पर उसके बाद आ जाते हैं तो हम द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं, पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की लेवल्स कितनी है और कौन कौन सी है। हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं तो सब एटॉमिक। अब सब का मतलब होता है लेस देन, ठीक है। सब एटॉमिक यानी एटम से भी कोई चीज छोटी है उसको सब एटॉमिक कहा जाता है। सब का मतलब होता है लेस देन, ठीक है। डेफिनेशन पे आ जाए तो पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम, यानी वो पार्टिकल्स जो एटम को बनाने में मदद देते हैं, जो एटम को बनाते हैं, जिनसे एटम बना हुआ है, ठीक है, उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक। अब वो कौन कौन से हैं? वैसे तो 32 जो है जो है आपके सब एटम्स पाए जाते हैं एक एलिमेंट में, एक एटम में। बाकी जो है वो मेन हम पढ़ते हैं जो हमारे बुक में भी लिखे गए हुए हैं, और जो है हम मेन जो पढ़ते हैं वो 3 पढ़ते हैं। पार्टिकल्स की बात की जाए तो प्रोटॉन आ जाता है सबसे पहले, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज बनाता है न्यूक्लियस की, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन आ जाता है। इसके भी नाम से जो है वो लगता है आपको कि ये न्यूट्रल होगा, और ये भी न्यूक्लियस में मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए इलेक्ट्रॉन, जो कि अपनी रीजन में एनर्जी लेवल्स में मौजूद होता है, जिसको हम शेल्स भी कहते हैं, वहां ये जो है प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों पे आ जाए तो ये दोनों जो है वो एक किस्म के सिसाइल होते हैं, यानी एक जगह पे खड़े हुए होते हैं, इनकी कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे आ जाए तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटम है जो अपने शेल में रिवॉल्व करता रहता है, अपने मोशन में रहता है, एंटी क्लॉकवाइज वो जो है अपने आप को घुमाता रहता है, ठीक है। ये क्यों घुमाता रहता है? ये इसी वजह से घुमाता रहता है अपने आप को कि ये बॉन्डिंग करता है और ये बॉन्ड बना के एटम बनाने की कोशिश करता है। हमने कहा कि ये पार्टिकल्स क्या है? सब एटॉमिक हैं, ठीक है, यानी एटम को बनाने वाले हैं। अब एटम को कैसे बनाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जो है शेल्स में मूवमेंट करता है, जो है वो स्पिन करता है, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। उसमें एक बॉन्ड होता है, ठीक है। वैसे तो मुख्तलिफ बॉन्ड्स होते हैं, पर एटम की बात की जाए तो एटम जो है वो एक मजबूत भी कहा जाए, और जो कॉमन बॉन्ड कहा जाए तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो बायस बनता है बॉन्डिंग करने में, और जब बॉन्डिंग होगी पार्टिकल्स की, अपने सॉरी सब एटम्स की, तो एटम्स बनेंगे जाके, ठीक है। अब एटम की बात की जाए तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है, ठीक है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो क्या करता है? रिटेन करता है अपनी प्रॉपर्टीज को, यानी कायम रखता है अपनी प्रॉपर्टीज को, उन प्रॉपर्टीज को जो प्रॉपर्टीज उसी एलिमेंट में मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे वाजे हो गया, जिस एलिमेंट का एटम होगा उसी एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टीज को वो कायम रखेगा उसी एलिमेंट में, दैट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाएं तो एटम पे, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब जैसे इंसान का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वो क्या होता है? वो सेल होता है, ठीक है। तो इसी वैसे ही जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर जो है वो एटम होता है। अब एटम के स्ट्रक्चर पे आ जाएं तो एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरीके का है
कि उसका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर में, उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो है न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, आप देख भी सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद जो शेल मौजूद होते हैं। शेल ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हमने प्रीवियस भी ऊपर सब एटॉमिक में पढ़ के आए हैं कि शेल क्या है। शेल जो है वो एक रीजन होती है, ठीक है, जो इमेजिनरी रीजन होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, इलेक्ट्रॉन वहां रिवॉल्विंग करते रहते हैं। अब शेल को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आ जाता है वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को देखें। अ मॉलिक्यूल इज द कलेक्शन ऑफ एटम्स एंड केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम्स की कलेक्शंस होती है, यानी एटम्स जो हैं वो मिलके किस चीज को बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स ऐसे तो नहीं बनेंगे, हमने पहले कहा कि एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है कि बॉन्डिंग परफॉर्म करना। अब ये यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकती है, आयनिक बॉन्ड भी बना सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकती है, और भी बहुत अकसाम है बॉन्डिंग के, वो भी बना सकती है। हमने इसी वजह से बॉन्डेड कहा है, केमिकली बॉन्डेड कहा है, ये नहीं कहा कि कोवेलेंटली बॉन्डेड। तो मुख्तलिफ जो है वो अकसाम है किस चीज़ के, वो बॉन्डिंग के, वो केमिकली बॉन्डेड करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी वाज़ेह हुआ कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएं तो मेन चीज लिखी हुई है, एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है, ऐसे समझें जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। अब सेल की बिल्डिंग ब्लॉक जो है यहां से शुरू होती है, कैसे। अब आ जाएं जो है मेन टाइप्स पे आ जाएं, बिल्डिंग ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आ जाएं कार्बोहाइड्रेट्स पे, ठीक है, लिपिड पे, प्रोटीन पे, न्यूक्लिक एसिड पे। ये तीन चार चीजें मौजूद होती हैं जो मेन टाइप्स हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल भी दो अकसाम के होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल और कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, कैसे वो बिल्डिंग ब्लॉक करवाते हैं। अब आ जाए अगर कार्बोहाइड्रेट पे, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लें, ग्लूकोज का काम देख लें, क्या होता है। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वो क्या करता है, पहली बात ये कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है किस चीज को, सेल को, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या करता है, स्ट्रक्चर भी देता है किसको, सेल को। ये मेन दो फंक्शन है जो अक्सर एमसीक्यूज में भी आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है सेल के अंदर, वो स्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद आ जाए लिपिड पे, तो लिपिड भी एनर्जी देती है किस चीज को, सेल को, पर कार्बोहाइड्रेट से डबल, ठीक है। पर लिपिड का दूसरा भी तो काम है, दूसरा कौन सा काम है, लिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाती है, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक हम ऐसे नहीं कह रहे कि मॉलिक्यूल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स है ना, हम मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हम मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स का काम क्या है वो भी पढ़ रहे हैं हम। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल कैसे है, ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं तभी तो ये फीचर इसमें मौजूद हैं, तभी तो ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल है ना, कहलाते हैं ना। अब यहाँ से आपको सवाल आ जाए कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, तो सेल का बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल होता है, ना कि एटम होता है, ना कि सब एटम होता है। कुछ भी यहाँ से दे दें आपको ऑप्शन में, अगर मॉलिक्यूल दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल। अभी भी हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, उसमें भी जो है वो चीजें आ जाएंगी, वो भी जो है इसमें काम करती हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी सेल में। प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन भी स्ट्रक्चर देती है, जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी ग्रेन्यूल्स हैं, स्पाइंडल्स मौजूद हैं, ठीक है। जो भी अंदर इनके स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जो स्पेसिफिक काम करते हैं सेल के अंदर, उनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है। प्रोटीन का दूसरा काम भी होता है, प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करती है, पर यहाँ एक केस है, एक्सेप्शनल केस है।
तब कब करेगी? जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की डिफिशियंसी क्रिएट होगी, तब जाके जो है प्रोटीन वो है एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यहाँ जो है ये एनर्जी भी देती है, स्ट्रक्चर भी देती है और एनर्जी भी। यहाँ की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी ये करता है लिपिड्स, और ये जो है एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, पर डबल देन कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो जो है प्रोवाइड करता है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो जेनेटिक प्रोग्रामिंग करता है, वो जो है डीएनए को फॉर्म करता है। ठीक है, और डीएनए जो है वो क्या करता है? जेनेटिक जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग करवाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए माइक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाता है? जैसे डीएनए, एटीपी, एडीपी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमने बता दिया कि क्या करता है? प्रोग्रामिंग करवाता है। ठीक है, जीनोम को जो है वो बनाता है, कैरेक्टर्स को बनाता है। ठीक है, उसके अलावा एटीपी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को, ग्लूकोज से एनर्जी लेके ग्लूकोज से एनर्जी जो बनती है उसको हम एटीपी बोलते हैं। एडीपी भी जो है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, पर वो एनर्जी जो है यहाँ ट्राइफॉस्फेट होता है, यहाँ डाइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट, यानी एक जो है वो जो है फास्फेट का फर्क होता है, बाकी दोनों का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स थी जो हमने आपसे शेयर की है। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनेल्स। अब ऑर्गेनेल्स क्या चीज होती है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A structure within cell that perform a specific function। अब ऑर्गेनेल हम कहते हैं उस स्ट्रक्चर को जो कि सेल के अंदर मौजूद हो और परफॉर्म करे स्पेसिफिक फंक्शन, यानी हर ऑर्गेनेल अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसके बाद एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। तो एग्जांपल्स में जो मौजूद है वो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। अब जो इनके फंक्शंस भी हैं वो जाके हम चैप्टर नंबर जो है 4 में पढ़ेंगे, इनके पूरे डिटेल मौजूद है। वहां पे ऑर्गेनेल्स की, सेल के ऑर्गेनेल्स होंगे, जहाँ सेल का चैप्टर पढ़ेंगे वहां इनकी डिटेल मौजूद है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोवाइडर है, पावर हाउस ऑफ सेल है, सेल को एनर्जी देता है। जैसे हमने एटीपी और एडीपी की बात की, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पे आ जाएं तो ये भी डबल मेम्ब्रेनल जो है ऑर्गेनेल है, और इसके पास भी जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये फूड जो है मैन्युफैक्चर करवाता है, यानी ये प्लांट्स में मौजूद होता है और ये जो है फूड को मैन्युफैक्चर करवाता है। उसके बाद न्यूक्लियस पे आ जाएं तो न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ सेल होता है। ठीक है, उसके पास न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल है। ये भी हमने तीन जो है वो ऑर्गेनेल्स की डिटेल पढ़ी है, बाकी हम जो है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। नंबर 5 पे आ जाए लेवल पे, तो यहाँ सेल यानी जिंदगी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ठीक है, अब जिंदगी जो स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से हो रही है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये मेन क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी है कि लाइफ कहाँ से शुरू हो रही है। बायोलॉजिकल जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन सी लेवल है जहां से लाइफ स्टार्ट हो रही है। अब जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, चाहे वो सब एटम हो, मॉलिक्यूल हो या ऑर्गेनेल हो, यहाँ से जिंदगी स्टार्ट नहीं हो रही, जिंदगी स्टार्ट होगी सेल से। ठीक है, इसी वजह से सेल को कहा जाता है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का बेसिक यूनिट है। पर यहाँ पे ये डेफिनेशन सही नहीं है। ठीक है, हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो इसकी
वैलिड डेफिनेशन है वो है कि द सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों जो है काम करवाता है सेल, और ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, आगे चलें तो सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमने कहा कि सेल को बनाने वाली चीज क्या है, मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एक सेल जो है वो मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा काम उसमें परफॉर्म किया जाता है, तभी जाके वो सेल बनता है। ठीक है, सेल का एग्जांपल हमने नर्व सेल लिखा हुआ है। सेल के पास जो है पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के पास मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, और ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, अब यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है, होम्योस्टेसिस। अब ये मैंने क्यों लिखी हुई है सेल में, मैंने ये बताना है कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करूं, हमारे जिस्म में अगर हम लिविंग थिंग्स है ना, हमारे जिस्म में अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, हम बह जाते हैं, गर्मी लगती है, पसीने आ जाते हैं, ठीक है, फिर ठंडे हो जाते हैं, या कोई चीज लगती है हमें तो हम हाथ ऊपर कर लेते हैं, या ऐसी कोई मतलब एक्टिविटी होती है अंदर हमारे जिस्म में, फिर वो ठीक भी हो जाती है। ठीक है, वो ठीक कौन करवाता है, एक सिस्टम मौजूद है, हमारे जिस्म में एक सिस्टम मौजूद है जो कि अपना काम परफॉर्म अदा कर रहा है, हमारे जिस्म को मेंटेन रख रहा है, इंटरनली जो है वो बॉडी को मेंटेन रख रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो पसीने छूटते हैं, हम ठंडे हो जाते हैं, फिर से जो है वो हम अपने काम अंजाम दे देते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मसला आ जाता है तो फिर वो वैसे मतलब जो है वो क्रिएशन करवाता है, वैसे जो है वो हार्मोन्स पैदा करवाता है, जो भी मतलब अंदर सिस्टम चल रहा है उसको मेंटेन करता है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये बेसिकली सेल के अंदर होता है और हम सेलों के बने हुए होते हैं, तो ये सेल का काम होता है होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये इंटरनल बॉडी को जो है वो मेंटेन करते हैं। इसी वजह से, इसी काम की वजह से जो है सेल मोस्टली उसको कहा जाता है कि वो लिविंग, मोस्टली क्या बल्कि 100% जो है सेल लिविंग, और जो है लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग है। ठीक है, तो सेल को हम लिविंग थिंग यहाँ पे मान सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई भी आपको ऑप्शन दिया जाए कि सेल कहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स दिखा रहा है, तो ये होम्योस्टेसिस बेस्ट ऑप्शन है टिक करने के लिए। ठीक है, ये एक एमसीक्यू था, मेरे जहन में आ गया कि मैंने कहा कि ये लिख दूं और आपको समझा दूं। बाकी तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाएं तो सेल दो अक़साम के होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, और सेल प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम। यूनिसेलुलर किसको कहते हैं, जो एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल हो। ठीक है, जैसे प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, वायरस। वायरस इवन के बॉर्डर लाइन ऑफ दी लिविंग थिंग है, पर हम उसको कंसीडर करते हैं कभी कभी लिविंग थिंग, तभी तो हम कहते हैं कि वो यूनिसेलुलर में आ सकता है। और दूसरा जो है वो मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे सेल से बने हुए, जैसे हम इंसान, जैसे डॉग, केट, फिश, जो भी एनिमल्स आप देख रहे हैं, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर है। उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक, वो जानदार हैं। ठीक है, वो सेल का अक़साम है, या वो जानदार आ जाते हैं, वो सेल्स आ जाते हैं जिनके पास अपना ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दूसरी बात यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक वो जो है एक किस्म है सेल का जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। यहाँ पे एक एडिशनल चीज लिखी हुई है, ठीक है, जो कि हमारे बुक में भी मौजूद है ये चीज, और ये जो है वो एक एमसीक्यूज भी बन सकता है, तो इसको हम पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है कि एडिशनल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या, इससे क्या मतलब है। अब ये एक एमसीक्यूज भी इसको जो है कंसीडर किया जा सकता है।
अब यहाँ पे कैसे हम आपको समझाएं कि ये जो है एडिशनल जो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप समझें कि सेल की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ सेल की बात हो रही थी, तो यहाँ तो एक सेल की बात हो रही, ठीक है, पर वहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ गया। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? जिसमें टिश्यू भी मौजूद हो, ऑर्गन भी मौजूद हो, ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद हो, ठीक है, जाके फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे सेल मल्टी सेलुलर भी होते हैं, तो इसी वजह से जो है सेल के अंदर भी इन्होंने एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर जो है वो जो है लिविंग थिंग को इन्होंने एडिशनल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है। मतलब ये एक उन्होंने एडिशनल जो है पॉइंट बताई हुई है। एमसीक्यूज आ सकता है कि सेल में जो है वो कौन सी चीज़ एडिशनल जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल में आ जाती है, तो वो जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी मल्टी सेलुलर जो है सेल के बने होते हैं, मेनी सेल्स के बने होते हैं। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं टिश्यू पे। ठीक है, अब टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सिमिलर सेल्स होंगे, ठीक है, यानी मुक्त जो है वो सेल्स मिलके टिश्यूज बनाएंगे, पर कौन से सेल? सिमिलर सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब वो सेल्स जो कि एक जैसे होंगे, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन अदा करेंगे, उस जो है स्ट्रक्चर को हम टिश्यू बोलेंगे। टिश्यूज के बहुत सारे एग्जाम हैं, यहाँ पे हमने कुछ जो है वो लिखे हुए हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गए और नर्वस टिश्यू हो गए। ठीक है, उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू हो जाते हैं, जिसमें बोन वगैरह आ जाता है, स्केलेटल टिश्यूज वगैरह आ जाते हैं। तो ये टिश्यू का एक जो है वो स्ट्रक्चर है, ये भी आप देख लें कि मेनी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गन पे। तो ऑर्गन जो है स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखते जाएं कि ये जो कहीं पे सेवरल लिखा हुआ है, कहीं पे सिमिलर लिखा हुआ है, कहीं पे जो है वो यूनिट लिखा हुआ है, कहीं पे यूनिक लिखा हुआ है, ये चीज़ें आप याद रखते जाएं और ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज में काम आएंगी। ठीक है, वहाँ जो है इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। वहीं पे एक सिमिलर सेल्स बोल दें, उसका स्ट्रक्चर पूछेंगे ये चीज़ क्या बनाती है, तो वो जो है वो टिश्यू बनाती है, और डिफरेंट जो है वो डिफरेंट टिश्यूज मिलके वो एक परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिक फंक्शन, तो उसको हम जो है वो ऑर्गन बोलेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी बुक की लाइन से ही है, मैं नहीं लिखता, ठीक है, ये बायोलॉजी लिख रही है, हम सिर्फ पढ़ाने वाले हैं, बाकी चीज़ें बुक लिख रहा है, इंटरनेट पे मौजूद है, मुख्तलिफ बुक्स में मौजूद है, वो हम उठा के यहाँ आपको पढ़ाते हैं और आपको जो है वो एमसीक्यूज हल करने में मदद देगी। यहाँ पे मैंने सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यूज लिखे हैं। ठीक है, अब स्टमक की एग्जांपल ले लें, उसमें जो है वो 4 किस्म के टिश्यूज मौजूद हैं। मस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं, नर्व टिश्यूज नर्व टिश्यूज होते हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे भी नर्वस टिश्यूज लिखे हैं, ये एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज भी मौजूद होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाते हैं। एपिथेलियल का भी काम जो है वो उसको जो है कवर अप करना होता है, और नर्वस टिश्यू आपको पता है कि वो जो है वो मैसेज पहुंचाता है और वो रिलीज करता है। और मस्कुलर टिश्यूज जो है वो भी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम दिलाते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल है, जैसे लिवर, लंग्स एंड ब्रेन वगैरह आ जाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम की बात की जाए तो ऑर्गन सिस्टम में हम जो है वो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, 2 और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस, यानी ऐसे ऑर्गन्स, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स। ठीक है, एक ऑर्गन नहीं हो सकता, मेनी ऑर्गन्स हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा, यानी 2 से ज्यादा, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा, एक नहीं हो सकता।
वो क्या करें, मिलके काम करें, कोई फंक्शन करें, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन करें, किसके लिए, बॉडी के लिए, इंटरनल सिस्टम के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन, जो ऑर्गन सिस्टम एक्सटर्नली नहीं हो सकता, ये इंटरनल सिस्टम बॉडी के लिए काम करते हैं, ठीक है। हाँ, ऑर्गन तो एक्सटर्नल हो सकते हैं, जैसे स्किन वगैरह को भी ऑर्गन हम मानते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गन एक्सटर्नल हो सकते हैं, बाकी ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल नहीं हो सकते। तो ये इसकी डेफिनेशन थी सिंपल सी। इसका एग्जांपल देख लें तो नर्वस सिस्टम, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, जैसे हार्मोन्स वगैरह काम करते हैं। ब्रेन का सिस्टम ये सीएनएस जो नर्वस सिस्टम है वो भी इसमें आ जाता है। जैसे कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, रेस्पिरेशन सिस्टम की बात की जाए, तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं। यानी एक 4-5 ऑर्गन्स होंगे, 2-3 ऑर्गन्स होंगे, वो टुगेदरली काम करेंगे। जैसे कि ब्रेन का काम क्या होता है, मैसेज पहुंचाना। अब वो किसके थ्रू मैसेज पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, ठीक है, वो जो है वो स्किन को यूज करेगा, स्किन में भी नर्व सेल्स मौजूद होते हैं, यानी एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करेंगे, और 2 से ज्यादा ऑर्गन्स जो मिलके वो कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी जाके हमने कहा है कि जो है वो मोर देन 2 ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, यानी वो काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। यहाँ पे जिंदगी कंप्लीट बन जाती है। पहले हमने कहा था सेल के ऊपर जिंदगी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जिंदगी कंप्लीट हो रही है। हमने लिखा है कि कंप्लीट लाइफ, यहाँ पे जो जिंदगी की साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे जिंदगी जो है मल्टी सेल्यूलर की वो वजूद में आ गई। मल्टी सेल्यूलर की बात की जाए, सिंगुलर जो है वो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं, यूनिसेलुलर, उनकी ज़िंदगी तो मतलब इतनी स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नहीं होती जितनी मल्टी सेलुलर की होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट लाइफ का वर्ड हमने यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद इसको इंडिविजुअल भी कहा जाता है और होल ऑर्गेनिज्म, यानी पूरा का पूरा जानदार, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, यानी एक ऐसा जानदार, एक ऐसी मखलूक, ठीक है, एक ऐसी स्पेशी, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि मेनी सेल से बना हुआ हो, ठीक है, और वो अपना काम परफॉर्म करे। उसमें कौन कौन से काम हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से, बहुत सारे काम हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि जैसे ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना, डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, ये सारे काम जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के हो सकते हैं, जिसको हम इंडिविजुअल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, बाकी जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट बोर्ड में पढ़ते हैं।